गुड इवनिंग जी। लास्ट क्लास के अंदर अल्कोहल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखी थी, डाउस प्रोसेस। दूसरी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले लेंगे आप बेंजीन, सबसे पहले लेंगे आप बेंजीन। बेंजीन में आप ऐड करेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम प्रोपीन बोलते हैं। इधर होगा बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोल सकते हो आप। फ्रीडल हो गया। FREDAL, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, CH3 ये कंपाउंड आपका बनकर आएगा। ठीक है, फिर आप क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? O2 ऐड करेंगे। स्टेप का नाम हम बोलेंगे एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा? ये जो दो ऑक्सीजन आप ऐड कर रहे हो, मतलब O2 जो आप ऐड कर रहे हो, वो यहाँ ऐड होंगे। CH3C, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर CH3 और फिर बेंजीन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओ। ठीक है, क्या बनेगा? एक तो फिनॉल बन जाएगा, और बाई प्रोडक्ट जो आपका बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है जी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और क्यूमीन, इसे बोलते हैं क्यूमीन। ठीक है, तो जो हम फिनॉल की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्यूमीन से कर रहे हैं। तो अब आप, ये इंपॉर्टेंट है, कभी बुक पेपर में आ जाए कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो इससे लिख के आना, क्यूमीन वाले से। इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है भाई। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब भी आप कंपाउंड को प्रिपेयर करते हो, लार्ज स्केल में प्रिपेयर करते हो ना, ठीक है, तो ये आपकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ऑफ फिनॉल बाई क्यूमीन। इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर अगर आ जाए जस्ट राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो इससे लिख कर आ जाना। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, सॉरी अल्कोहल एंड फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है फिजिकल स्टेट। सबसे पहले हमें पढ़ना है फिजिकल स्टेट। ठीक है जी, फिजिकल स्टेट के अंदर हम पढ़ेंगे लोअर अल्कोहल्स के बारे में। जो लोअर अल्कोहल्स होंगे, जो लोअर अल्कोहल्स होंगे वो आपके क्या होंगे? कलरलेस, कलरलेस लिक्विड्स होंगे, कलरलेस लिक्विड्स होंगे, जिनका टेस्ट क्या होगा? बर्निंग टेस्ट होगा। ठीक है जी, जो लोअर अल्कोहल्स होंगे वो आपके कलरलेस लिक्विड्स होंगे, जिनका टेस्ट बर्निंग टेस्ट होगा। और अगर आप हायर अल्कोहल्स के बारे में बात करो, ये तो जनरल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया है, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे हाइड्रोकार्बन हो, चाहे हेलो एल्केन हो, लोअर वाले आपको गैसेस मिलेंगे, थोड़ा ऊपर जाओगे लिक्विड मिलेंगे, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो सॉलिड मिलेंगे। बट यहाँ पे जो लोअर अल्कोहल है वो आपको लिक्विड मिल रहा है, कलरलेस लिक्विड होता है, जिसका टेस्ट होता है बर्निंग टेस्ट होता है। अगर आप हायर अल्कोहल्स के बारे में बात करो, तो जो हायर अल्कोहल होता है वो भी कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, वैक्सी सॉलिड होता है। ठीक है जी, ये तो मैंने लोअर अल्कोहल के बारे में बात कर ली, हायर अल्कोहल के बारे में बात कर ली, फिनॉल के बारे में तो बात ही नहीं करी। फिनॉल जो होता है वो आपका सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है जी, वैसे जो हम यूज़ करते हैं लैब के अंदर वो सॉलिड स्टेट में होता है, उसको यूज़ करके हम उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिनॉल जो होता है, वैसे अभी बता देता हूँ, ये प्रॉपर्टी मुझे अलग से ही बतानी है आपको। फिनॉल जो होता है वो आसानी से पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, बहुत मुश्किल से डिज़ोल्व होता है, क्योंकि फिनॉल के अंदर ये जो बड़ी सी बेंजीन रिंग है ना, यह हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ये डिज़ोल्व नहीं होने देती। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे फिनॉल का सॉल्यूशन बनाना होता है ना, मैं इसको इथेनॉल में डाल देता हूँ, इथेनॉल में डाल के फिनॉल का सॉल्यूशन बना लेता हूँ। ठीक है जी। फिनॉल जो होता है टाइम के साथ साथ कलरलेस से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर फिनॉल का अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे ना, कलरलेस लिक्विड बनेगा, ठीक है ना। बट टाइम के साथ ग्रेजुअली इट विल डेवलप अ रेड कलर। ठीक है, ये इसका कलर बदलने लग जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट होने लग जाता है। क्यों कन्वर्ट होने लग जाता है? क्योंकि जो फिनॉल होता है ना, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है जी। तो इसको अलग से हमें पढ़ना है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट में और सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हमें अलग से पढ़ना है। अभी यहाँ मुझे ये बताना है कि जो फिनॉल होता है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है जी। हम जो लैब में, मैं जो लैब में यूज़ करता हूँ सॉलिड स्टेट में यूज़ करता हूँ। ठीक है। और फिनॉल टाइम के साथ साथ वो रेड कलर डेवलप करने लग जाता है, क्योंकि फिनॉल आपका ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, तो पहले आप इसे उतारो। ठीक है जी। हाँ जी, मैं आपको क्या बोल रहा था, सबसे पहले मैंने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखी फिनॉल की। सबसे पहले मैंने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखी फिनॉल की, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, जिसमें से मैंने बोला क्यूमीन से हमने प्रिपेयर करा है फिनॉल को। ठीक है, फिर मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है, और मैंने आपको क्या कहा है, अगर पेपर के अंदर फिनॉल की प्रिपरेशन लिखने को आ जाए और कोई मेथड ना बोल रखा हो, इससे लिख देना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले मैंने बात करी फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट कह लो, फिजिकल स्टेट के साथ ऑर्डर भी कह लो आप, ऑर्डर मतलब स्मेल। तो जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो आपके कलरलेस लिक्विड होते हैं, बर्निंग टेस्ट होता है, अलग डिस्टिंक्ट स्मेल होती है। कभी इथेनॉल तो आपने स्मेल किया होगा ना, इथेनॉल की स्मेल, वैसे तो इथेनॉल की तो फिर भी सही लगती है। अरे लैब में तो करा होगा ना इथेनॉल, कभी लैब नहीं गए, लैब में इथेनॉल नहीं देखा, एस्टर की फॉर्मेशन नहीं करी कभी, इथेनॉल देखा होगा आपने। ठीक है, तो कलरलेस लिक्विड होता है, बर्निंग टेस्ट होता है, और डिस्टिंक्ट स्मेल होती है। अलग अलग अल्कोहल की अलग अलग स्मेल होती है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और आपका अमाइल अल्कोहल, अमाइल अल्कोहल इस 5 कार्बन का अल्कोहल, अमाइल अल्कोहल इस 5 कार्बन का अल्कोहल, अमाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटेनॉल। इतनी गंदी स्मेल होती है, इतनी गंदी स्मेल होती है कि लैब सड़ जाती है पूरी। अगर आप कर लेते हो ना तो बड़ी बेकार स्मेल आती है उसकी। एथेनॉल की फिर भी प्लीजेंट स्मेल होगी, अगर आप इथेनॉल को स्मेल करोगे तो उसकी स्मेल प्लीजेंट होगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते चले जाएंगे ना, स्मेल बड़ी ख़राब हो जाएगी। जो डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग स्मेल होती है अलग अलग अल्कोहल की। और अगर आप फिनॉल की बात करो, सॉरी हायर अल्कोहल्स के बारे में बात करो, तो उसकी कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड होता है। यहाँ लिख रहा हूँ ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड होता है। और अगर मैं फिनॉल के बारे में बात करूँ, जो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, फिनॉल कैन एग्जिस्ट बोथ इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट
ठीक है, ग्रेजुअली इट डेवलप्स रेड कलर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी। आगे हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, जो आपका अल्कोहल होता है, सॉल्युबिलिटी नहीं, पहले बॉइलिंग पॉइंट देखो, पहले बॉइलिंग पॉइंट देखो फिर सॉल्युबिलिटी देखेंगे। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन द boiling point of is greater than the boiling point of alcohol is greater than the boiling point of corresponding hydrocarbons, ethers, हेलोएल्केन्स एटसेट्रा। ठीक है जी, जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स, ईथर से ज़्यादा होता है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है जितने कार्बन का आप अल्कोहल ले रहे हो उतने ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन, जितने कार्बन का अल्कोहल ले रहे हो उतने ही कार्बन का ईथर, जितने कार्बन का अल्कोहल ले रहे हो उतने ही कार्बन का हेलोएल्केन। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का वो ज़्यादा होता है किससे? कॉरस्पॉन्डिंग हेलोएल्केन से, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से, कॉरस्पॉन्डिंग ईथर से। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि अल्कोहल जो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, और इसी वजह से, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसी वजह से जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आप खुद सोचो, जब कहीं सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, एसोसिएट कर जाएंगे, और आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो कई सारे मॉलिक्यूल्स को अलग करना पड़ेगा, बहुत सारा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब सिंपल शब्द में बोलूँ, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है ना, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएल्केन्स एटसेट्रा। ठीक है, because alcohols forms intermolecular hydrogen bonding, therefore alcohol molecules exist as a associated molecules। ठीक है जी, जो अल्कोहल होते हैं वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इसी वजह से जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसोसिएटेड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, HOR। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। यहाँ पे पार्शियल माइनस आ जाएगा, यहाँ पार्शियल प्लस लेकर आएगा। दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेकर आओ, HO और R, इधर आ जाएगा डेल प्लस, इधर आ जाएगा डेल माइनस, तो ये बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेकर आओ। ठीक है, ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल प्लस, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी मैं ना आपको डेटा भी लिख के दिखाऊंगा, अभी तो मैं आपको क्वालिटेटिव बता रहा हूँ। तो कंपाउंड्स लिखूंगा, कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट लिखूंगा, क्वांटिटेटिव भी देखेंगे, बट वो डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस रेफरेंस के लिए। ठीक है जी, मैंने आपको क्या बोला
अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है किससे, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ईथर हेलो एल्केन से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से जो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसोसिएटेड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इतना क्लियर हो गया? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में पूछूं? हाँ जी, मैं आपको क्या बोल रहा था कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के अंदर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी अल्कोहल का ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का कम होगा, टर्शियरी का और कम होगा। इसका सिंपल सा पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाओगे ना वैसे वैसे मॉलिक्यूल विल एक्वायर स्फेरिकल शेप, और स्फेरिकल शेप होने की वजह से जो दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विद इंक्रीज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस with increase in branching, boiling point decreases as the molecule will acquire spherical shape, क्योंकि स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया कम होता है। यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज it has less surface area, ठीक है जी, molecule will acquire spherical shape, therefore interaction between molecules decreases, therefore boiling point decreases। ये हमने पिछले वाले केस में भी पढ़ा था, ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है जी, ठीक है जी। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर अगर आप लोगों से पूछा जाए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी का ज़्यादा होता है, सेकेंडरी का कम, टर्शरी का कम। क्योंकि जैसे जैसे आप प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाओगे, सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ जाओगे, तो ब्रांचिंग बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल विल एक्वायर स्फेरिकल शेप, ठीक है। स्फेरिकल मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम होता है। अगर दो स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करोगे, आई मीन टू से अगर आप दो टर्शरी मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करोगे, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम होगा, वीक होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आप खुद सोचो ना, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप यहाँ पे। टर्शरी अल्कोहल के अंदर OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, उस कार्बन से 3 एल्काइल चेन होगी। वो बड़ी बड़ी 3 एल्काइल चेन OH को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने देगी? मुश्किल से बनाने देगी। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के बारे में। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल के अंदर ब्रांचिंग को बढ़ाऊँ, मान लो मैंने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया और उसमें मैं ब्रांचिंग को बढ़ाते जा रहा हूँ, तो ब्रांचिंग को बढ़ाने से सरफेस एरिया उधर भी घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उधर भी घटेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूँ, ठीक है, इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है जी, क्लियर हुआ कुछ? तारो ठीक है जी, आगे देखो। अगर मैं
मॉलिक्यूलर मास को बढ़ा दूँ, अगर मैं अल्कोहल ही लूँ और अल्कोहल के अंदर मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाते हुए जा रहा हूँ तो क्या होगा, उससे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा या बढ़ेगा? पिछली बार भी तो कराया था हेलो एल्केन के अंदर, अगर आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं विद इंक्रीज इन molecular mass in alcohols, molecular mass in alcohols, boiling point increases। ठीक है जी, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। तो ये अल्कोहल करने पड़ गया। जिस तरीके से हाँ जी, जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा कि अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स हेलो एल्केन्स ईथर से ज़्यादा होता है इन अ सिमिलर वे, ठीक है। सिमिलरली लाइकवाइज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल is greater than the corresponding हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोअरीन्स। ठीक है ना, कुछ घुसा दिमाग के अंदर? तो जैसे आप लोगों ने अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट बनाई वैसे फिनॉल की भी तो बनेगी। भाई आपको पता है फिनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वो भी तो एसोसिएटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एज देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनॉल, therefore phenol also exist as associated molecules। तो फिनॉल की एग्जिस्टेंस अगर मैं ड्रॉ करूं तो फिनॉल कैसे एग्जिस्ट करता है वो देख लेते हैं एक बारी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन सा था इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। इधर क्या आ जाएगा? डेल प्लस, इधर क्या आ जाएगा? डेल माइनस। ये लो डेल माइनस डेल प्लस, ये लो। ऊपर नीचे क्यों रिंग बनाई? मैं नीचे इसलिए नहीं बना सकता, ये रिंग आपकी बल्कि है, रिंग्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इस वजह से एक रिंग ऊपर है एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे आएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? फटाफट से उतार लो, फिर सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। नहीं, सॉल्युबिलिटी से पहले एग्जांपल, मैंने बोला था ना डेटा को लेके बात करेंगे।
ये देखो एक बारी, मैं भी लड़कियों की तरह डर गया। देखो इधर, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, एल्कोहल कम है, कम है, कम है किससे? अल्कोहल से। ठीक है ना, यही बताया था मैंने कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन से ज़्यादा होता है, यही बताया था। अब इधर देखो, ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? टर्शरी है। ये कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? पाप लगेगा तुम्हारे को, ये प्राइमरी है। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है अल्फा, इससे कितनी चेन है? एक ही तो जा रही है, बट प्राइमरी में एक ब्रांच आ गई है। मैंने आपको क्या बोला था? प्राइमरी अल्कोहल के अंदर अगर आप ब्रांचेस बढ़ाओगे तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। देख लो बॉइलिंग पॉइंट कम है। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन है ना? ये दोनों आइसोमर्स है ना? ये दोनों आइसोमर्स है क्योंकि दोनों के अंदर 4 कार्बन है। ये दोनों प्राइमरी है, बट फ़र्क क्या है? यहाँ पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है। तो मैंने अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट कम बता दिया। अब इधर चलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी का तो वैसे ही कम था, 1 2 3 4 4 कार्बन है और कम हो गया। टर्शरी 1 2 3 4 4 कार्बन है और कम हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट डन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। देखो जी, सॉल्युबिलिटी का तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेगा, अल्कोहल अगर वाटर के साथ बॉन्ड बना लेगा, बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबल हो जाएगा वो। तो अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल्स वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं? बिकॉज देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बट अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाओगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता चला जाएगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने की वजह से अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्कोहल्स आर soluble in water due to their ability to form हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। ठीक है जी, अल्कोहल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाटर के साथ बड़े आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इस वजह से जो अल्कोहल होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक ना, आगे देखो, मैंने आपको बता ही दिया, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ रहा, सॉल्युबिलिटी बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी। तो एक और पॉइंट बन गया, विद इंक्रीज in molecular mass, the solubility of alcohols decreases। जैसे एग्जांपल लिखता हूँ मैं आपके सामने, N-butyl alcohol, N-pentyl alcohol, N-hexyl alcohol, N-heptyl alcohol। सबके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी देखते हैं इसकी। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आप लोगों को पता है क्या होती है? बताना।
सर जी ये क्या पूछ लिया आपने हमसे, कुछ और पूछ लेते। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। क्यों घटेगी? क्योंकि बड़ा सा हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाने देगा। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? 100 ग्राम के सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होता है, उसे सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेज बिकॉज विद increase in molecular mass the size of hydrocarbon part increases, ठीक है, which obstruct OH to form हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, इतना समझ आया? आगे देखो जरा, among isomeric alcohol, among आइसोमेरिक अल्कोहल्स, आइसोमेरिक अल्कोहल्स आप समझ ही गए हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। आइसोमर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब ब्रांचिंग बढ़ती चले जाएगी, है ना। जैसे ये वाला केस है, देखो ये सारे आइसोमर्स है। ठीक है, अमंग आइसोमेरिक अल्कोहल्स विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, with increase in branching solubility increases। समझ लो पहले, solubility increases। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, N-ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये लिखे हैं सारे, यही है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसकी सॉल्युबिलिटी है आपकी 7.9, सेम ही है ना, ये यही है, ये इसी के नाम लिखे सारे, 7.9, 10.0, 12.5, इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा रहे हो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बढ़ रहा है, उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH नहीं कर पाएगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। और अगर आप आइसोमेरिक अल्कोहल के बारे में बात कर रहे हो, आइसोमेरिक अल्कोहल वही वाला कॉन्सेप्ट, ब्रांचेस बढ़ाओगे, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। क्यों? विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, with increase in branching size of hydrophobic part, हाइड्रोफोबिक पार्ट बोले तो हाइड्रोकार्बन, है ना, अल्कोहल में यही तो एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है। साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीजेज जब हाइड्रो, नहीं समझ आया? अमंग आइसोमेरिक अल्कोहल विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक तो लिखा है। अरे मैडम जी, हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीजेस, साइज है। मैं ये बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो गए आप, मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप अल्कोहल्स के अंदर ब्रांचिंग को बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, अब वो बता रहा हूँ। साइज ब्रांचिंग बढ़ाने से जो हाइड्रोफोबिक पार्ट उसके साथ जुड़ा हुआ होता है वो छोटा हो जाता है। अरे बताया तो था, मॉलिक्यूल विल एक्वायर स्फेरिकल शेप, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया कम होता है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इट विल एक्वायर सम लाइक अ स्फेरिकल शेप। इस वजह से सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट जब छोटा हो जाएगा तो OH तो भाग भाग के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना। अरे अल्कोहल के साथ अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट
छोटा हो जाएगा तो OH भाग मिल्खा भाग 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 के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट दैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीजेस, देयरफॉर एबिलिटी ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस। आ गया समझ में? ये तो अल्कोहल का था। फिनॉल के बारे में बात करते हैं। फिनॉल के साथ तो ऑलरेडी बड़ी सी रिंग लगी हुई है। फिनॉल के साथ अगर आप बात करो, फिनॉल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो फिनॉल के साथ ये जो बड़ी सी बेंजीन रिंग है ये तो ऑलरेडी हाइड्रोफोबिक और बड़ी है। इस वजह से जो अल्कोहल होता है ना वाटर के अंदर फेयरली सॉल्युबल होता है। बट अगर आप अल्कोहल को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करो वहाँ पे बड़ी आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है जी। पहले आप इसे उतारो, 2 लाइन लिखवाते हैं। हाँ जी, तो फिनॉल के बारे में बात चल रही थी। फिनॉल की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है अल्कोहल से। क्यों कम होती है? देखो, फिनॉल के साथ एक बड़ा सा रिंग लगा हुआ है, बड़ी सी बेंजीन रिंग लगी हुई है जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो ये हाइड्रोफोबिक रिंग क्या करती है? फिनॉल के OH को हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाने देती। इस वजह से फिनॉल जो होता है वो वाटर के अंदर फेयरली सॉल्युबल होता है, बट वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर अच्छा खासा डिजोल्व हो जाता है। लाइक ईथर के अंदर आसानी से डिजोल्व हो जाता है, लाइक अल्कोहल के अंदर आसानी से डिजोल्व हो जाता है। यहाँ लिख देते हैं हम फिनॉल सॉल्युबिलिटी is less than the solubility of alcohols because large hydrophobic part that is benzene ring obstruct OH to form hydrogen bond. However, ये सब मैं अपनी लैंग्वेज से लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। However, phenol is soluble in नॉन पोलर, मतलब पोलैरिटी इन सॉल्वेंट्स की बहुत कम होती है। नॉन कह सकते हो आप, नॉन पोलर कैसे, रुको। फिनॉल इज सॉल्युबल इन ईथर, अल्कोहल एटसेट्रा। पोलैरिटी होती है बट कम होती है, ठीक है जी। सॉल्युबिलिटी खत्म हो गया, फिजिकल स्टेट हमने खत्म कर दिया, फिजिकल स्टेट और ऑर्डर हमने खत्म कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट हमने खत्म कर दिया, सॉल्युबिलिटी हमने खत्म कर दिया। 2 छोटी छोटी प्रॉपर्टी रह गई थी, अल्कोहलेट्स और साइकोलॉजिकल एक्शन। उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी भी स्टार्ट हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी खत्म करके फिर ईथर की प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और केमिस्ट्री वीडियोज़ को सब्सक्राइब, and for more chemistry related videos subscribe my channel and share also. Thank you.